चलिए दोस्तों देखते हैं संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन को, जो कि इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फाइनल का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम अब देखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमा के बारे में। हमने पहले देखा इसके पहले कि संयोजकता बंध सिद्धांत एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, किसको कहते हैं। अब हम इसकी सीमा देखेंगे। अगर आपने संयोजकता बंध सिद्धांत को समझ लिया पिछले वीडियो का, तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमा में उत्तर में है कि संयोजकता बंध सिद्धांत संकुलों के गुणों को स्पष्ट करने वाला एक सरल सा सिद्धांत होता है। एक सिंपल सा सिद्धांत है जो क्या करता है, उसके गुणों को, संकुल के जो गुण हैं उसको स्पष्ट करता है कि बंध कैसे बनता है। ठीक है, इसकी सीमा में देखते हैं। सबसे पहला है कि यह सिद्धांत क्या करता है, आणविक आकृति को ठीक से नहीं बताता है। क्या करता है, आणविक जो आकृति है उसको ठीक से नहीं बताता है। यह सिर्फ क्या बताता है कि बंध कैसे बना, बंध कैसे निर्मित हुआ। ठीक है, उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सीधा होता है, और आपका जो पानी है यानी H2O वो मुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये दोनों ऐसे क्यों होते हैं, उसको वीबीटी समझा नहीं पाता है। जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसको समझा नहीं पाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सीधा क्यों होता है और H2O का जो आकृति है वो मुड़ा हुआ क्यों होता है, इसको नहीं समझा पाता। ये सिर्फ ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य किस तरह का बंध बना है और कैसे बना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य किस प्रकार का बंध बना है इसको बताएगा, लेकिन H2O में आकृति क्या बना है उसको नहीं समझाएगा। ठीक है, दूसरा है कि यह सिद्धांत संकुल जो धातु संकुलों में अलग अलग संरचनाओं व उप सहसंयोजक संख्याओं के अपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल होता है। यानी कि अगर हम धातु संकुलों में देखें तो उनकी जो संरचनाएं हैं और उप सहसंयोजक संख्या है, उनके अपेक्षिक जो स्थायित्व है उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाता है। ठीक है, किसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, जो धातु संकुल होते हैं उनकी संरचनाएं और उपसंयोजक संख्या के अपेक्षिक जो स्थायित्व है उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो कोबाल्ट है, इस देखो कोबाल्ट द्वितीय है, कोबाल्ट द्वितीय अष्टफलकी व चतुष्फलकी दोनों तरह का संकुल बनाता है, लेकिन क्यों बनाता है उसको नहीं स्पष्ट कर पाता। उसी तरह निकल जो द्वितीय है, निकल द्वितीय आपका ज़्यादातर क्या बनाता है, अष्टफलकी संकुल बनाता है, वह बहुत कम चतुष्फलकी संकुल बनाता है। लेकिन ऐसा क्यों करता है उसको ये जो वीबीटी है वो नहीं समझा पाता है। रिपीट करते हैं कि देखो धातु संकुल में अलग अलग संरचना व उपसहसंयोजक संख्या की अपेक्षिक जो स्थायित्व है उसकी व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाता है। जैसे कि कोबाल्ट द्वितीय है वो क्या करता है, अष्टफलकी और चतुष्फलकी दोनों तरह की संरचना बनाता है। ठीक है, दोनों तरह की संकुल का निर्माण करता है। लेकिन जो निकल है, निकल द्वितीय क्या करता है, वो ज़्यादातर अष्टफलकी बनाता है लेकिन चतुष्फलकी बहुत कम बनाता है। अब दोनों के दोनों हैं तो ऐसे क्यों करते हैं उसको ये नहीं समझा पाता। तीसरा है, लास्ट देखिए यहाँ पर, यह सिद्धांत संकुल आयनों में अनुचुंबकत्व के ताप पर निर्भरता को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, यह सिद्धांत क्या करता है, जो संकुल आयन होते हैं ना, संकुल आयन में जो अनुचुंबकत्व होता है उसके ताप पर जो निर्भरता होती है उसको ये स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ये चीज़ को वेरीफाई करता है, मतलब ये चीज़ को समझाता है कि बंध कैसे बनता है, बंध का निर्माण कैसे होता है। खाली इसका इसी से रिलेशन है और अन्य चीज़ से रिलेशन इसका नहीं है, इसीलिए इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, संकुल आयन जो होते हैं ना उनमें अनुचुंबकत्व है तो उसके जो ताप पर निर्भरता होती है उसको यह स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा। ठीक है, चौथा है अणुओं के रंग और स्पेक्ट्रा नहीं समझा पाती है। यानी कि जो अणु होते हैं ना, जब अणु का निर्माण होता है तो या तो वो रंगहीन होते हैं या तो रंग उनमें होता है। कोई कलर का होता है, जैसे पर्पल कलर, हरा कलर, नारंगी कलर, कुछ कुछ अलग अलग टाइप का कलर रहता है। जो आपका यौगिक है, तत्व है, सबको देखा होगा। तो क्यों होते हैं उसको ये समझा नहीं पाता है। ठीक है, ये सिर्फ ये बताता है कि बंध कैसे बना, ये नहीं बताते कि उसमें क्या कलर आया और क्यों आया, उसको कभी नहीं बताएगा। ठीक है, और प्रकाश का अवशोषण उसने क्यों किया उसको भी ये नहीं समझा पाता है।
ठीक है। पांचवा है कि वीबीटी सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड संबंध गुणात्मक होता है, इसके द्वारा संकुलों के स्थायित्व संबंधी परिमाणात्मक जानकारी देना असंभव है। ठीक है, देखो वीबीटी क्या कहता है कि जो धातु और लिगेंड के बीच जो संबंध है वो एक क्या है, गुणात्मक संबंध है। क्या है, गुणात्मक संबंध है। लेकिन उन दोनों के बीच में जो स्थायित्व का जो संबंधी जो परिमाणात्मक मान है वो क्या करता है, उसकी जानकारी वो नहीं दे पाता है। ठीक है, यानी कि कितना स्थायी रहेगा और क्या बोल सकते, किस आकृति में रहेगा उसको ये स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, या स्पष्ट रूप से ये कहे कि धातु जो लिगेंड होते हैं ना, धातु लिगेंड एक गुणात्मक संबंध है वीबीटी के अनुसार। ठीक है, और यह क्या करता है, जो संकुल होते हैं ना, जो धातु और लिगेंड मिल करके बनाते हैं उसको संकुल कहते हैं। तो संकुल के स्थायित्व की ये व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, छठवां है कि यह सिद्धांत संकुल बनने के पश्चात धातु तथा लिगेंड के गुणों में आए परिवर्तन को स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, संकुल जब बनता है ना, संकुल बनता है धातु और लिगेंड से, अब वहाँ पर वीबीटी का रोल क्या है कि बंध बन गया। ठीक है, उसी को समझा दिया कि कैसे बना बंध। अब जब बंध बन गया, तब बंध बनने के बाद क्या क्या परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन आ गया, उसके आकृति में परिवर्तन आ गया। तो इन चीज़ों को वीबीटी नहीं बताता, सिर्फ वो ये बताया कि उन दोनों के मध्य जो बंध बना वो कैसे बना। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अगला सातवां, फिर Fe3+ जो आयन है, धातु आयन Fe3+ धातु आयन जो है अष्टफलकी और समचतुष्फलकी दोनों प्रकार का संकुल बनाता है। लेकिन जो क्रोमियम 3+ है, देखो दोनों के दोनों क्या है, 3+ आयन वाले हैं। लेकिन Fe3+ क्या बनाता है, अष्टफलकी भी बनाता है, समचतुष्फलकी भी बनाता है। लेकिन क्रोमियम 3+ जो है आपका सिर्फ अष्टफलकी संकुल बनाता है, वो समचतुष्फलकी नहीं बनाता है। ठीक है, आठवां देखते हैं, यह सिद्धांत चुंबकीय गुण को नहीं समझा पाता है। ठीक है, सिर्फ क्या बताता है, बंध कैसे बना, उसके अलावा कुछ नहीं बताता, समझे। तो यह सिद्धांत चुंबकीय गुण को समझाने में असफल रहता है। ऑक्सीजन, जैसे उदाहरण के लिए क्या है, ऑक्सीजन अणु वास्तव में क्या है, चुंबकीय होता है एक्चुअल में, लेकिन वीबीटी के हिसाब से चुंबकीय नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नौवां, बेंजीन जैसे अणु जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का फैला होना वीबीटी को नहीं समझा पाता, कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कैसे फैले होते हैं उसको नहीं समझा पाता है। ठीक है, कॉपर द्वितीय लास्ट है, कॉपर द्वितीय की केवल विकृत अष्टफलकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है, भले ही सभी 6 लिगेंड क्या हो, समान हो। ठीक है, मतलब कि कॉपर जो द्वितीय होता है ना, वो सिर्फ केवल विकृत अष्टफलकी संकुल बनाता है, उसकी वही प्रवृत्ति कॉपर द्वितीय की अष्टफलकी, कैसी विकृत अष्टफलकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है, भले ही क्या हो, लिगेंड समान हो, 6 के 6 लिगेंड समान हो या असमान हो, लेकिन वो क्या करता है, विकृत अष्टफलकी संकुल ही बनाएगा। जैसे उदाहरण के लिए क्या लिखा है, ब्रैकेट में कॉपर और फिर ब्रैकेट करके NH3 लिखा है, फिर ऊपर में 2+ लिखा है। तो यहाँ पर कॉपर क्या है, एक धातु आयन है और लिगेंड कौन है, NH3 है। ठीक है, NH3 कितने बार है, 6 बार है। ठीक है, 6 बार है, तो यहाँ पर ये संरचना क्या बनाएगा, अष्टफलकी बनाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर En क्या है, आपका लिगेंड है, और कॉपर क्या है, आपका धातु आयन है। तो ये भी क्या बनाएगा, आपका अष्टफलकी संकुल बनाएगा। ठीक है, तो इसे वीबीटी नहीं स्पष्ट कर पाता है। ठीक है, तो मूलतः समझ लीजिए कि वीबीटी सिर्फ ये बताता है कि बंध कैसे बनता है। ठीक है, बंध का निर्माण कैसे होता है उसको मैंने समझाया है। ठीक है, तो ये 10 के 10 क्या हैं, इसके सीमा है। ठीक है, धन्यवाद।